गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज क्लियर आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है। ओके। हम लोगों ने कल भूगोल का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। उसमें जो भूगोल था मतलब ज्योग्राफी थी। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने जो ज्योग्राफी से संबंधित जो भारत के पहले जो कुछ फैक्ट है तथ्यात्मक उसके बारे में बात की थी। आज हम लोग देखेंगे भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको कितने भागों में बांटा गया है और उसमें से कहां से हमारे पीएससी में और एसआई वगैरह और वनडे एग्जाम जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ रखी है, आपको पता भी है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये फायदे पहुंचा जाए कि बहुत सारी चीजें जो इसमें है। मैंने नक्शा बना रखा है। नक्शे में अगर कुछ कमियां हो तो निश्चित रूप से आपको दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हो तो जरूर मुझे बता देना। और मैं भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप मतलब भारत की जो भूमि है उसको हम किस भागों में बांटते हैं, क्या क्या चीजें उसमें शामिल है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? बस इतना सा बता दीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भारत का जो ये भौतिक स्वरूप है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इस पूरे क्षेत्रफल को हम 5 भागों में बांटते हैं और इस 5 भागों के आधार पर ये भारत का भौतिक स्वरूप जो है वो अस्तित्व में देखा जा सकता है। उस 5 स्वरूप में जो कि जब भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, ये 5 भाग कौन कौन से हैं और उस 5 भाग से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उस 5 भाग में से कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें हम लोग को देखना। तो देखो इसका जब विभाजन हम लोग करते हैं तो पहला पार्ट जो इसका आता है वो आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका जो बड़ा भाग है, मैंने आपको कल इसका एक वो बताया था कि 43% भाग पर जैसे पठार है, 29% भाग पर पर्वत और पहाड़िया क्षेत्र है और 27.3% भाग पर जो द्वीपीय चीजें हैं, पठारी चीजें हैं, वो चीजें मैंने आपको कल अलग अलग करके उसमें बताई थी। आज जो भूगोल का भौतिक विभाजन है उसमें पहला पार्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु सतलज का मैदान, तीसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा पार्ट है तटीय प्रदेश और पांचवा पार्ट है द्वीप समूह। ये 5 पार्ट देखो, पहला है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, हम इसको इस पार्ट में देखते हैं, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय प्रदेश और पांचवा है द्वीप समूह। तो इस 5 भागों में हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको देख सकते हैं। अब तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? तो एक हिमालय पर्वत श्रृंखला, गंगा यमुना सतलज और सिंधु का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। द्वीप समूह वो वाला पार्ट है, हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे कि हिमालय पर्वत में क्या क्या है, हिमालय पर्वत में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, कौन कौन से पर्वत आते हैं, कौन से उसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहां से बनेगा, भारत का भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया। तो भारत के भौतिक स्वरूप को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, सिंधु घाटी, सिंधु गंगा जमुना सिंधु सतलज का जो मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। इन 5 भागों में इसको बांटा जाता है। अब यहां से बात आती है कि हम शुरुआत करते हैं हिमालय से। तो याद रखिएगा हिमालय के बारे में, इसकी 3 लेयर है, 3 पार्ट में हिमालय को किया गया है, बांटा गया है और हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे मैंने बता रखा है वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, घाई हिमालय या नवीन पर्वत। तो हिमालय जो भाग है उसके 3 पार्ट है। उसमें वृद्ध हिमालय मतलब सबसे ऊपरी वाला भाग जो है वो कहलाता है वृद्ध हिमालय, मतलब सबसे बड़ा भाग। फिर इसका जो बीच वाला पार्ट कहलाता है ये मध्य हिमालय कहलाता है और सबसे निचला वाला भाग जो है इसे हम नवीन पर्वत या बाह्य हिमालय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है या हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि भारत के उत्तर में जो स्थित है ये हिमालय की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। एक तो ये याद रखना, हिमालय की जो लंबाई है टोटल यहां से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरी की पूरी लंबाई 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय पर्वत है और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से लेकर
400 किलोमीटर तक की इसकी औसत चौड़ाई है। ये याद रखिएगा, मतलब कहीं पर ये कम चौड़ा है, कहीं पर ज्यादा चौड़ा है, इसलिए 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक की जो है इसकी चौड़ाई इसमें औसत मानी गई है। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। फिर ये आता है कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो 160 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक की जो चौड़ाई है इसकी हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यह विश्व का नवीन पर्वत श्रृंखला कहलाता है। नवीन वलित पर्वत के नाम से इसकी संज्ञा दी जाती है, नवीन वलित पर्वत। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि नवीन वलित पर्वत की संज्ञा किस पर्वत को कहा जाता है, या किस मतलब एक तरीके से किस पहाड़ को कहा जाता है, किस पर्वत को कहा जाता है विश्व में। तो नवीन वलित पर्वत की जो संज्ञा दी जाती है वो हिमालय को दी जाती है। और नवीन वलित पर्वत का मतलब यहां से यह है कि 80,000 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसकी एक तरीके से निर्माण शुरू हुआ था, क्योंकि विश्व जो है, ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब में पूरा ग्लोब जो है ये 80,000 करोड़ पूर्व एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ये विश्व का जो भौगोलिक जो अभी वर्तमान में परिदृश्य हम देखते हैं ये दो भागों में डिवाइड हुआ। तो अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग है भूगोल का वो अंगारा लैंड कहलाया, और निचला भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो जब ये दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एक दूसरे से जहां से कटे हैं वहां पर जो पर्वत का निर्माण हुआ वो हिमालय पर्वत, ठीक है। तो इसे नवीन वलय पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एक फैक्ट यहां से ये याद रखना, इसकी लंबाई याद रखना, इसकी औसत चौड़ाई याद रखना, इसकी निर्माण जो हुआ है वो नवीन पर्वत के कारण कहा जाता है कि इसके पूर्व की और भी कुछ पर्वत श्रृंखला है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां से क्या है कि जो इसका सबसे बाह्य वाला हम कह सकते हैं जो वृहत हिमालय है, इस वृहत हिमालय में कौन से क्षेत्र में है ये और कौन कौन से इस पे जो है पर्वत आते हैं। तो देखो जो वृहद हिमालय है, इस वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ती है। वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848, और अभी हाल ही में चाइना ने इस पर एक सर्वे करवाया तो उसकी ऊंचाई जो है कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई है, ठीक है। तो इसकी हम अगर इसको अभाव में देखें तो 8,850 मीटर ही कर देते, लेकिन इतनी है नहीं, 8,848 आंकड़ा आता है। लेकिन अभी 5-6 महीने पूर्व चाइना ने एक सर्वे करवाया था और चाइना ने उसकी जो ऊंचाई है वो नापी थी, तो 8,848 दशमलव कुछ उसने सेंटीमीटर इसकी नापी है। आपको नया आंकड़ा जो है वो किताबों में भी मिल जाएगा। तो आप ये वाला आंकड़ा याद रखना कि इस वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक फैक्ट याद रखना सर। 8,848.5 8,848.5 मतलब लगभग 48.5 मीटर, ठीक है। 8,805 मीटर है, याद रखिएगा। तो फिर दूसरा यहां से याद रहा है कि जो ये वृहद हिमालय है, इस वृहद हिमालय में जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिसे हम पीओ को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है इसे हम पीओ के बोलते हैं, पाक अधिकृत क्षेत्र। यहां पर एक चोटी है जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, जिसे गाडविन अस्टीन भी बोलते हैं, एक ही नाम है दोनों। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी वृहद हिमालय में आती है, केटू बोलते हैं इसको, और एक और नाम इसका है गाडविन अस्टीन। लेकिन याद रखिएगा ये पाक अधिकृत क्षेत्र में होने के कारण हम भारत की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा तो इसी को देते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। लेकिन इसी वृहद हिमालय में सिक्किम में एक पर्वत पड़ता है जिसे हम कंचनजंगा कहते हैं। तो भारत की वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत के क्षेत्रफल में है वो कंचनजंगा है। 8,556 मीटर इसकी ऊंचाई है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर गाडविन अस्टीन भी है, केटू भी ऑब्जेक्टिव में है, और सिक्किम भी है। और अगर वो ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत की भूमि में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है, या उसका एक और नाम है गाडविन अस्टीन भी है।
तो दो तरीके से फैक्ट आते हैं यहाँ से। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, आप सब लोग जानते हो। तो ये तीन फैक्ट यहां से याद रखना, K2, सिक्किम का कंचनजंगा और नेपाल का माउंट एवरेस्ट। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो क्वेश्चन है कि इसमें और क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखो मकालू, हाँ कुछ बोल रहे, धौलागिरी, कंचनजंगा की हाइट कितनी है सर? 8,556, 8,556। ठीक है, देखो मकालू, धौलागिरी, इसके अलावा ये भी इस वृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला है ना। मकालू है, धौलागिरी है, और मकालू जो है वो नेपाल में पड़ता है, धौलागिरी जो है वो भी नेपाल में पड़ता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मकालू, धौलागिरी, ये वृहद हिमालय की कुछ चोटियां हैं। मतलब हमने हिमालय के जो 3 पार्ट किया, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है, कंचनजंगा आता है, उसमें K2 आता है, उसमें माउंट एवरेस्ट आता है, उसमें मकालू आता है, उसमें धौलागिरी आता है। ये सब की सब जो श्रृंखला इसमें आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। अगर वृहद हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा भी है और K2 भी है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारत वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी कंचनजंगा आएगा। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, और उसमें अगर भूमि का कहीं जिक्र नहीं किया, तो उसका आंसर रहेगा K2। तो ये कुछ आपका वृहद हिमालय से संबंधित फैक्ट था। अब आते हैं हम मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, मेरे नक्शे पे मत जाना, मेरे नक्शे कदम पर आप चल सकते हो, लेकिन नक्शे पे मत जाना। देखो एक है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि भारत का जो शिमला है, नैनीताल है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, आपके इधर नेटवर्क प्रॉब्लम आई होगी मैम। मसूरी है, अब दिख रहा है कि नहीं, अल्मोड़ा है सर, अब दिख रहा है जी, दिख रहा है। उत्तराखंड वाला जो पार्ट है, उत्तराखंड वाला जो पार्ट है, वो पार्ट मध्य हिमालय में आता है, याद देखिएगा। तो शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये वाली जो शहर हैं, ये सब मध्य हिमालय के पार्ट है, याद रखिएगा। तो मध्य हिमालय के कुछ अगर क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, शिमला हिमालय के किस श्रृंखला में स्थित है, तो मध्य हिमालय में स्थित है। या नैनीताल हिमालय के किस श्रृंखला में स्थित है, तो मध्य हिमालय में स्थित है। अल्मोड़ा जो है वो किस हिमालय में स्थित है, तो मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय की कुछ चीजें याद रखना, जो कि उत्तराखंड के लगभग उसमें पड़ती है। अगला जो है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय मतलब भारत के सबसे शुरुआत में अगर उत्तर से देखा जाए तो पहला जो पर्वत पड़ता है उसे बाह्य हिमालय। और बाह्य हिमालय की संख्या इसको इसलिए दी गई है कि जो मेन हिमालय है, जो वृहद हिमालय है, जो कि सबसे पुराना हिमालय है, वो सबसे पहले वाला भाग है। तो बाह्य हिमालय की संख्या उधर से देखा जाए तो इसे जो भारत वाला क्षेत्र है उसको बाह्य हिमालय की संख्या दी गई है। और इसमें कुछ घाटियां हैं जिसे हम दून के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ जो घाटियां हैं उसे हम दून के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो घाटियां हैं उसमें जैसे देहरादून, आपने नाम सुना होगा, इसीलिए इनका नाम देहरादून और ये है। फिर इसके अलावा इसका जो पश्चिमी पार्ट है, मतलब इसका जो पश्चिमी पार्ट है, यहाँ पर आता है हरिद्वार। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हरिद्वार हिमालय की किस श्रृंखला में पड़ता है, तो बाह्य हिमालय की श्रृंखला में पड़ता है। देहरादून हिमालय की किस श्रृंखला में पड़ता है, तो बाह्य हिमालय की श्रृंखला में पड़ता है। तो ये हिमालय के जो 3 पार्ट थे उसमें से मैंने आपको बता दिए। अब इसमें से एक चीज और आती है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में कुछ दर्रे जो हैं, उन दर्रों के नाम जरूर पूछे जाते हैं कि ये दर्रे कहां पर है। उन दर्रों से क्वेश्चन आते हैं। तो उन दर्रों से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, कि कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन से फैक्ट उसमें से आने की संभावना है। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य में अलग अलग दर्रे पड़ते हैं। देखो जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे याद रखना,
जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हेलो, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, आवाज आ रही है? सलाल, ठीक है, सलाल जनाब, जोजिला और बनिहाल, ये 4 दर्रे याद रखना जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। काराकोरम है, पीर पंजाल है, जोजिला है और बनिहाल है। ये चारों के चारों जो दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। अगला जो इसमें है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? देखो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि पीर पंजाल कौन से स्टेट में है, ठीक है, काराकोरम कौन से स्टेट में है, उसके अलावा जोजिला किस स्टेट में है। सर मैं क्लास में, देखो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा। सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, ये दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा, ये सब हिमालय पर्वत के कुछ दर्रे हैं, याद रखना। काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला भी है और एक वो दर्रा भी है। पीर पंजाल ये एक दर्रा है जो कि जोजिला और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में कौन कौन सा पड़ता है? एक तो है माना, माना दर्रा इसमें पड़ता है। उसके बाद माना के बाद पड़ता है नीति, माना, नीति। उसके अलावा देखा जाए तो लिपुलेख, 3 दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में, याद रखिएगा। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। तो यहां से जो क्वेश्चन आपका बनता है और कठिन क्वेश्चन भी माना जा सकता है कि वो पूछ लेगा माना दर्रा जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। फिर है सिक्किम में, तो सिक्किम का दर्रा तो आपने बहुत ज्यादा सुन रखा है जिसे हम नाथुला कहा जाता है, नाथुला दर्रा, जहां पर 1959 में चाइना और भारत की लड़ाई हुई थी और उस नाथुला दर्रा, इसीलिए 62 का जो युद्ध हुआ था वो नाथुला दर्रा से संबंधित है, ठीक है, चाइना से। तो नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नाथुला दर्रा किस स्टेट में पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। और आखिरी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, कोई बताएगा? हेलो, बोमडिला, बोमडिला, गुड। शिवकिला, नहीं, सिपकिला नहीं है, सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, स्टेट के तरीके से इन दर्रों को जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ये आता है कि कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा पड़ता है, ठीक है। कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाता है कि नाथुला दर्रा से पूछा जाता है कि भारत और चीन के मध्य विवादित दर्रा कौन सा है, भारत और चीन के मध्य विवादित दर्रा जो है वो नाथुला दर्रा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर देखा जाए तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उस काराकोरम जम्मू कश्मीर में जो है जिसे पाक अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है, उसमें काराकोरम एक पर्वत श्रेणी है, उसका एक दर्रा जो है उसे काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ स्टेट वाइज मैंने आपको ये दर्रे बता दिए, इससे फैक्चुअली आंसर आ जाता है, वो स्टेट से पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जो हम लोगों ने भौतिक विभाजन में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ी है उससे मुख्य मुख्य जो बिंदु है, इन बिंदु से जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि इस क्षेत्र से दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का मैदान। तो आपने देखा होगा कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें क्या क्या आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इनसे निकलने वाली नदियां जब मैदानों में आती है तो वो एक अपना मैदान बनाती है, और उससे जब नदियां निकलकर मैदानों में आती तो उनके द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टियां हैं या जो जगह है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसमें 3 चीजें आती है, गंगा और यमुना का जो मैदान है, साथ ही ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है, साथ ही सिंधु का ये मैदान है। ये जो पार्ट कहलाता है ये गंगा,
यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। और इसमें चीजें क्या क्या आती है तो उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला कि एक तो भाबर क्षेत्र रहता है इसमें, एक तराई क्षेत्र रहता है इसमें, एक खादर मिट्टी का नाम है और एक बांगर मिट्टी का नाम है। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। तो कौन बताएगा कि भाबर क्या होता है? भाबर क्या होता सर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते है? पुरानी जलोढ़ नहीं, पुरानी मिट्टी को तो भाबर कहते हैं। भाबर वो क्षेत्र है जहां पर नदियां जो है एक तरीके से वो विलुप्त हो जाती है। जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, वो क्षेत्र कहलाता है भाबर क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में वो नदियां फिर से अपनी जगह बनाती है, मतलब फिर से वो पर्वत श्रृंखला में दिखने लगती है, वो क्षेत्र कहलाता है तराई। और खादर वो चीज होती है जहां पर से मतलब उन नदियों के द्वारा लाई गई जो नवीन अवक्षेप है, उन नवीन अवक्षेपों से जो निर्माण हुआ है मैदान का, वो खादर मिट्टी भी कहलाती है और वो क्षेत्र खादर कहलाता है। और पुराने अवक्षेपों से नदियों के द्वारा लाए गए पुराने अवक्षेप जो है उनसे जो क्षेत्र बना है उसे बांगर कहा जाता है या बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मतलब पुरानी, खादर मतलब नवीन। कुछ भी नहीं है, इजी पार्ट है, याद रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से निकलने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो भाबर, तराई, खादर और बांगर कहा जाता है। भाबर वो क्षेत्र है जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती है, तराई वो क्षेत्र है जहां पर नदियां फिर से बाहर आ जाती है, खादर वो चीज है जो इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो नवीन अवक्षेप है उससे जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे खादर मिट्टी कहा जाता है और उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। और वही नदियां जब पुराने अवक्षेपों से उनसे एक मिट्टी का निर्माण होता है तो उसे बांगर या बांगर क्षेत्र कहा जाता है, बांगर मिट्टी या बांगर क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का जो मैदान है ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में भी जो हमारे देश में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था वो सिंधु और जो नदी है उसी के किनारे हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता का पूरा पार्ट जो है वो सिंधु नदी पे जाता है। बाकी अगर आप बाद में देखो तो जो हमारे देश में जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता का पूरा विकास जो हुआ है वो गंगा और यमुना के मैदान में ही हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्षेत्र जो था सबसे उपजाऊ था। और चूंकि आपने देखा होगा कि वैदिक सभ्यताएं जो थी, वैदिक सभ्यताएं पहले पशुपालन थी, पूर्व वैदिक कालीन व्यवस्थाएं, और फिर बाद की जो वैदिक सभ्यताएं थी वो कृषि आधारित थी। तो ये उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण जो सभ्यताएं पनपी थी वो इन्हीं मैदानों में पनपी थी क्योंकि यही क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ हुए। आज भी आप अगर देखते हो तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो मतलब उपजाऊ का जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा इन क्षेत्र में है। तो यहाँ से इस क्षेत्र से आपको 4 चीजें याद रखना है। भाबर याद रखना है, तराई याद रखना है, खादर याद रखना है और बांगर याद रखना है। अब दूसरा पार्ट जो है इसमें मतलब तीसरा पार्ट जो है इसका भौतिक विभाजन में, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? वैसे मेंस में आंसर लिखने को आते हैं ये, इसमें ऑब्जेक्टिव जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसके अलावा उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो मैदान है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी जगह पर पड़ता है? तो ये उत्तर भारत का पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा ही जो बेल्ट है वो इस गंगा यमुना के मैदान से ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो इसके प्रकार से बन सकता है। तीसरा पार्ट आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? हेलो, प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं कि जो भारत के अंदरूनी भाग है जितने भी, इसमें जो पठार है तो कहा जाता है कि भारत में 9 पठार लगभग है जिनकी संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार जो है, पठारी भाग वो भाग होता है जो कि एक समतल जगह से थोड़ा सा उठा हुआ भाग रहता है। ये भी उपजाऊ होता है और अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पठारी भाग कहा जाता है। तो पठारी भाग जो है वो मैदानों से थोड़ा हाइट में ऊंचे होते हैं। हम इसको ये कह सकते हैं पठारी भाग जो होता है, जो मैदान होते हैं उन मैदानी भागों से थोड़े से ऊंचे होते हैं और अलग अलग क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग खनिज पदार्थ के लिए उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से 9 जो पठारी भाग है उसमें थोड़ा सा नाम याद जरूर रखना। ढक्कन का पठार है, ढक्कन का पठार ये कहलाता है।
पठार मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र या विदर्भ वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि दक्कन का पठार कौन से स्टेट में पड़ता है। तो महाराष्ट्र का जो पूरा विदर्भ वाला क्षेत्र है वो दक्कन का पठार है, और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो भी दक्कन के पठार में आता है। तो इसका दक्कन का पठार। फिर दूसरा पार्ट इसमें देख रहे हैं मारवाड़ का पठार। तो मारवाड़ का पठार जो है वो है उदयपुर और जयपुर वाला एरिया। उदयपुर जो एरिया है वो मारवाड़ का पठार कहलाता है, ये याद रखना, जो कि राजस्थान में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है मारवाड़ का पठार कहाँ पर पड़ता है या किस जिले में है। तो उदयपुर और जयपुर वाला जो एरिया है वो वाला जो एरिया वो मारवाड़ का पठार कहलाता है, जो कि राजस्थान में है। तीसरा पठार है इसमें कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार है कर्नाटक क्षेत्र में या कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक का पठार। फिर आता है मध्य भारत का पठार। चूंकि हम मध्य प्रदेश में ही पढ़ते हैं मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत का जो पठार है वो पड़ता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र, जो कि हम मध्य प्रदेश में भी पढ़ते हैं और उसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है। तो मध्य भारत का पठार ये भी एक तरीके से भारत का मध्य में होने के कारण इसे मध्य भारत का पठार कहा जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो कि मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है उसकी जो क्षेत्र है उसे दक्कन का पठार कहा जाता है। मारवाड़ का पठार जो कि राजस्थान में है, कर्नाटक का पठार जो कि कर्नाटक स्टेट में है, मध्य भारत का पठार जो है वो भारत के मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर जो क्षेत्र है उसे हम मध्य भारत के पठार के नाम से जानते हैं। फिर अगला इसमें क्षेत्र आता है बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार। चूंकि मध्य प्रदेश में हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और निश्चित रूप से जो आपकी एलेंसर की क्लास चल रही है उसमें मध्य प्रदेश पढ़ रहा है तो आपको वो बहुत अच्छे से इसमें से बताएंगे कि बघेलखंड और बुंदेलखंड कहाँ पर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो भारत के भौतिक विभाजन से आ सकता है कि भारत में कितने पठारी भाग है। तो ये जो पठारी भाग है 8 से 9 जो पठारी भाग है उसके नाम मैं बता रहा हूँ और वो कौन सी जगह पर स्थित है, बस इतना हम देख रहे हैं। और अगर किसी का कोई स्पेशल खनिज के कारण नाम है तो उसका हम देख रहे हैं इसमें। बघेलखंड और बुंदेलखंड का भाग जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिला हुआ जो भाग है वो बघेलखंड और बुंदेलखंड का पार्ट कहलाता है। फिर एक पार्ट आता है इसमें मालवा का पठार, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग जो है उसे मालवा का पठार कहा जाता है, अर्थात ये मध्य प्रदेश में है। फिर अगला पार्ट है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो वर्तमान में जो झारखंड है इस झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है और इसे भारत का रूर कहा जाता है। और रूर उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ पर खनिज संसाधन इस पठारी भाग में बहुत ज्यादा होने के कारण भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। और ये किस स्टेट में है, तो झारखंड में है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, तो झारखंड का नागपुर का छोटे नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। जी सर, छोटा नागपुर का जो पठार है उसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी आता है क्या सर? हाँ, छत्तीसगढ़ में भी आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक तरीके से खनिज संसाधन से मतलब भरपूर है। तो झारखंड से ही लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, इसलिए उसका कुछ पार्ट जो है वो इसमें भी आता है। लेकिन ज्यादातर जो भाग अगर हम स्टेट में देखा जाए तो वो झारखंड ही, क्योंकि सबसे बड़ा जो लौह अयस्क का जो पार्ट है वो इसी में पड़ता है। तो खनिज संसाधन से संपन्न होने के कारण भारत का रूर कहा जाता है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को। इसलिए थोड़ा सा याद रखना, छत्तीसगढ़ में इसलिए आता है क्योंकि वो जुड़ा हुआ स्टेट है और छत्तीसगढ़ में जो देखा जाए तो खनिज संसाधन से भरपूर मतलब एक तरीके से भरपूर खनिज उसमें भी है छत्तीसगढ़ में। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो सबका सब छत्तीसगढ़ में चला गया। हमारे पास अगर खनिज संसाधन के रूप में सिर्फ बचा है तो वो बचा है सिर्फ हीरा। इसके अलावा हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन में मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं बचा, जो कि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर कोल माइंस की। हाँ, एक चीज और है, मध्य प्रदेश में कोयला जरूर रहा है जो कि सिंगरौली में है, जिसे मध्य प्रदेश की सिंगरौली की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। तो यहां से आपको याद रखना कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, तो भारत का रूर झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार आया है। फिर एक मेघालय का पठार। तो आप देखिएगा कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उसमें एक राज्य पड़ता है जिसे हम मेघालय के नाम से जानते हैं। और मेघालय क्षेत्र यहाँ से याद रखिएगा 3 पहाड़ियों के नाम आते हैं इस मेघालय के पठार में, जिसे गारो, जैंतिया, ये कुछ पहाड़ियां हैं। गारो, जैंतिया, ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों में एक जगह का नाम है
जिसे हम क्या कहते हैं, मासिन राम और चेरापूंजी। ये दो नाम आपने सुने होंगे, मासिन राम और चेरापूंजी। भारत की सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है, पहले ये चेरापूंजी में होती थी। मासिन राम में सबसे ज्यादा वो जो है वर्षा होती है भारत की, और वो इसलिए होती है कि यहाँ पर 3 जो पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ियों में जो मानसून है वो अंदर प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ऊपर उठने लगता है और सबसे ज्यादा वहां पे बारिश होती है। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां पे, गारो, खासी और जयंतिया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं किस पठार के अंतर्गत आती है, तो मेघालय पठार के अंतर्गत मेघालय स्टेट में पड़ती है। ये याद रखिएगा। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है, पहले इसे चेरापूंजी कहा जाता, मतलब चेरापूंजी में होती थी, फिर दूसरी जगह पे जो क्षेत्र है उसका नाम मासिन राम है। तो विश्व की सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में और मासिन राम। अगर ऑब्जेक्टिव में मासिन राम है तो आपका आंसर ये सही है, अगर चेरापूंजी है तो ये सही है। और उसका कारण है कि क्यों होती है कि गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में मानसून अंदर चला जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण वो ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठने के कारण वहां पर नीचे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और इस प्रकार से वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम में होती है। ये फैक्ट कई बार पहले आता रहा है, बस इसमें याद रखना है कि किस पठार में पड़ता है, तो मेघालय के पठार में पड़ता है, यहां से ये याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज, जो अगला पठार है तेलंगाना का पठार, तो तेलंगाना का पठार जो है वो तेलंगाना स्टेट में है। तो मैंने इस प्रकार से आपको बता दिए, दक्कन का पठार, जयपुर का मारवाड़ का पठार, कर्नाटक का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और तेलंगाना का पठार। इसी पठारी भाग में, इसी प्रायद्वीप पठारी भाग में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस पठारी भाग में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है उसके भाग को डिवाइड करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को डिवाइड करती है, और इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है, याद रखिएगा। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है, 1055 फीट की इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि इस पठारी भाग में स्थित है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है भारत और महाराष्ट्र के बीच की बाउंड्री जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहलाती है। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो श्रेणी है उसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, याद रखिएगा। और तीसरा आता है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत ये भी इस पठारी भाग की पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत जो है गुजरात के अहमदाबाद से लेकर तो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे हम रायसीना हिल्स कहते हैं, उस रायसीना हिल्स तक ये जाती है, ठीक है। तो यहां से ये याद रखिएगा, इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू है, जिसे हम गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में है, जिसे हम गुरु शिखर नाम से जानते हैं। तो इस पठारी भाग में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी है। इस अरावली पर्वत को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। जो अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसी के समकक्ष ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। क्वेश्चन यहां से आता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत में गुजरात अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, वहां तक ये पर्वत श्रेणी जाती है। और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर पड़ता है माउंट आबू में, ठीक है। ये 3 फैक्ट इन पर्वत श्रेणियों से याद रखेगा, चूंकि ये किस भाग की, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब चौथा पार्ट आता है जिसे हम तटीय प्रदेश बोलते हैं। तो तटीय प्रदेश हम किसे कहेंगे,
जो समुद्र के तट पर है उसे हम तटीय प्रदेश कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर कहीं पे गलत फैक्ट हो जाए तो जरूर बता देना। आप लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हो सकता है बोलने में कुछ और चले जाए, हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं। देखो तटीय भाग ये होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट, और इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। ये होता है तटीय प्रदेश। इसको बोला जाता है क्योंकि भारत के पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी घाट, और ये भारत के पूर्व में है इसलिए इसे पूर्वी घाट कहा जाता है। अब इस पश्चिमी घाट के 3 पार्ट हैं। यहां सबसे पहला वाला पार्ट कहलाता है सह्याद्री, इसके बीच में जो गोवा वाला पार्ट है ये कहलाता है कोंकण, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं मालाबार, जिसे कन्याकुमारी तक जाता है। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है उसे सह्याद्री कहा जाता है, गोवा वाला पार्ट जो है उसे कोंकण कहा जाता है, और लास्ट में जो कोने वाला भाग है जो कन्याकुमारी तक जाता है उसे मालाबार कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से आता है कि गोवा की जो मुख्य भूमि है जो समुद्र से टच है उसे क्या कहा जाता है, तो कोंकण कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक विशेषता है कि यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, जो कि पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, और पश्चिमी घाट इसको इसलिए कहा जाता है, ये तटीय प्रदेश है, और तटीय प्रदेश इनको इसलिए कहा जाता है कि इधर जो पार्ट है वो अरब सागर है और इधर जो पार्ट है वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो तट से लगा हुआ भारत का जो पार्ट है पूर्वी वाला उसे पूर्वी घाट कहा जाता है, और पश्चिम में लगा हुआ अरब सागर से जो पार्ट है उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। और इस पश्चिमी घाट के 3 पार्ट है, जिसे हम सह्याद्री नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट में कोंकण नाम से जानते हैं, और एक मालाबार नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट का ऊपरी वाला भाग सह्याद्री कहलाता है, मध्य वाला भाग कोंकण कहलाता है, और दक्षिणी भाग जो है उसे मालाबार कहते हैं। वैसा का वैसा ही पूर्वी घाट में जो यहाँ पर गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी के ऊपर वाला पार्ट उत्तरी सरकार कहलाता है, और निचला गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक का पार्ट जो है ये कोरोमंडल कहलाता है। ये पार्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ये आता है कि उत्तरी सरकार किसको कहा जाता है, तो पूर्वी घाट का उत्तरी भाग जो है उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, और पूर्वी भाग का दक्षिणी भाग जो है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से ये आता है कि कोरोमंडल जो है किस स्टेट में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर उत्तरी सरकार की बात करें तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पार्ट पे पड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैंने इधर मालाबार और इसमें बताया था। अब यहाँ से ये दोनों जो पर्वत श्रेणियां हैं, मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन क्षेत्र है, वहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसे हम नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं, जहां का इनका मिलन संगम जो है, उस पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे दोदा बेटा कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये आता है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है। याद रखना 2637 मीटर ऊंची है, 2637 मीटर ऊंची। तो दोदा बेटा जो है, याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम स्थल है। तो ये पड़ता है आपका यहाँ पर तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम क्या, सॉरी हाँ तमिलनाडु में। तो यहां तक किसी को कोई समस्या है? तटीय प्रदेश में थोड़ा सा याद रखिएगा, जो तट पर स्थित होने के कारण इसको तटीय प्रदेश कहा जाता है। और तटीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट जो है वो बंगाल के खाड़ी से जुड़ा हुआ जो भारत का एरिया उसे पूर्वी घाट कहा जाता है, और अरब सागर से जुड़ा हुआ जो भाग है उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, सह्याद्री, कोंकण और मालाबार। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है, मतलब सह्याद्री वाला जो एरिया है, वो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? है इसका द्वीप समूह। तो द्वीप समूह से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? बहुत शॉर्ट में मैंने आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो बताए हैं। आखिरी पार्ट है भारत का द्वीप समूह। तो जब हम ये भारत का नक्शा देखते हैं तो इस भारत के नक्शे में
अपने कुछ द्वीप समूह जो है, और वो द्वीप समूह जैसे आपने इधर देखा होगा लक्षद्वीप और इधर देखा होगा अंडमान निकोबार, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है और अरब सागर में जो द्वीप है, उन दोनों द्वीपों की संख्या अगर हम देखें तो देखो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उनकी संख्या है 206, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उनकी संख्या है 206 और अरब सागर में जो द्वीप है उनकी संख्या है 36, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अब यहां से जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, वो 206 द्वीपों में बटा हुआ एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप समूह है, तो वहां पर याद रखना 206, ये आंकड़ा कहीं पे 204 भी लिखा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे आप फिर बाद में फोन लगा के बताते हैं, मैसेज करते सर इसमें 204 लिखा हो, तो किसी किताब में इसको 204 बता रखा है, किसी किताब में इसको 206 बता रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें टोटल 206 या 204 द्वीप समूह है, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं क्या? और 36 द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में जो लक्षद्वीप है उसमें है, मतलब लक्षद्वीप जो है उसमें 36 द्वीप है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 206 और 36, तो आप इसको जोड़ लीजिए 242 द्वीप मध्य प्रदेश में क्या, सॉरी भारत में क्या है, 242 द्वीप भारत में स्थित है। तो द्वीप समूह किसको कहा जाता है? भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है उसका 5वां पार्ट है द्वीप समूह, और द्वीप समूह को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और एक अरब सागर के द्वीप समूह। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की संख्या 204 या 206 है, और जो अरब सागर के द्वीप समूह जो संख्या है उनकी संख्या 36 है। तो यहाँ से द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है। 2004 की सुनामी आई थी, उस 2004 की सुनामी में ग्रेट निकोबार वाला जो पार्ट है, जो इंदिरा पॉइंट वाला पार्ट है, वो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में है। तो वो तो ये याद रखिएगा यहाँ से। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, जो अरब सागर का लक्षद्वीप समूह जो है इसमें जो चैनल आता है, जो कि मैंने आपको कल बताया था 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, वो इस द्वीप समूह से संबंधित है। 8 डिग्री चैनल जो है वो है मालदीव एक देश है, और इस लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं मिनिकॉय द्वीप समूह, और मालदीव के बीच जो डिग्री चैनल है उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य जो द्वीप समूह है उसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। और इस दक्षिण में जो अरब सागर के और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें एक चैनल पड़ता है जिसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं, और ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच जो रेखा है, अक्षांश रेखा, उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और इस चैनल को ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, 8 डिग्री वाली, 9 डिग्री वाली और 10 डिग्री वाली। कोई चैनल से मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वहां से समुद्र निकल रहा है इसलिए चैनल बोला। 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो है मिनिकॉय द्वीप समूह और मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। और एक और चैनल आता है जिसे हम ग्रेट चैनल कहते हैं, ग्रेट चैनल पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच। तो ये भारत का भौगोलिक भौतिक स्वरूप था। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप पूछिएगा। निश्चित रूप से इससे बहुत सारे फैक्ट जो है हमारी वनडे एग्जाम से संबंधित है और आते भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत सारे फैक्ट इसमें जो है आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन जो जो फैक्ट हमने भौतिक स्वरूप में, और एक चीज याद रखिएगा, ये चैप्टर जो है एक लेक्चर में खत्म हो नहीं सकता, लेकिन हमने इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में बात की है, क्योंकि इसका एक पार्ट एक लेक्चर में खत्म होता है। अगर हम हिमालय पढ़ने जाएं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब एक लेक्चर उसी का होता है। अगर हम प्रायद्वीप पठार पढ़ने जाएं तो एक लेक्चर उसी का होता है। मैंने आपको शॉर्ट व्यू में जो फैक्ट यहाँ से बन सकते थे उसके बारे में इस लेक्चर को तैयार किया था। तो निश्चित रूप से अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, अदरवाइज हम क्लास को आज समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 47 बता रहा है।
हेलो, जी सर। जी सर। 47 और कहीं 36 से रहता है सर। 247। 247 टोटल संख्या है, 247 टोटल संख्या है। ऐसा कह रहे क्या आप कि 247 इसमें है, ऐसा कह रहे? मेरे इसमें 204 आंकड़ा, 206 आंकड़ा पड़ा था मैंने, तो 200 सर कुल 247 हाँ कुल होता है कहीं सर। 247 है, जो मैंने आपको 242 बताया, इसलिए मैंने बोला कि अलग अलग किताबों में अलग लिखा हुआ। अगर आप 206 से आंकड़ा निकालोगे तो अलग जाएगा, 204 से निकालोगे तो अलग जाएगा। टोटल द्वीप समूह की संख्या है वो 247 हो सकती है, ये याद रखिएगा। उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अलग है और लक्षद्वीप की अलग है। टोटल द्वीप समूह की संख्या आप 247 कह सकते हैं, ये राइट आंसर भी है एक तरीके से। लेकिन हम जब अलग अलग किताबों में देखने जाए तो वो ऐसा निकलता रेशियो। लेकिन ये याद रखिएगा लक्षद्वीप जो है उसमें 36 है, तो बाकी के जो 47 में से बच रहा है वो सब इधर है। अब वो जितना भी हो सकता है कि आप 246 में से 247 में से अगर निकालेंगे तो बाकी जो बच रहा है 36 निकालने के बाद तो वो 211 हो जाती है, तो वो इधर मान के चलो आप, वो इधर हो सकता है। जबकि 211 आंकड़ा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऐसी टाइप की चीज है। टोटल द्वीप समूह जो संख्या है वो जरूर याद रखिएगा, 247 कई किताबों में लिखा है, आप लूसेंट में भी देखने जाएंगे तो दिखेगा उसमें। ठीक है, तो ये आंकड़ा है, निश्चित रूप से कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि कहीं पे 204 दिया है, हमको सर ने जो पढ़ाया उसमें 206 पढ़ाया था। अभी मैंने एक आंकड़ा देखा था मतलब इस पे विकिपीडिया पे, तो उसमें 204 बता रखा है, और टोटल संख्या जरूर 247 बता रखी है। और टोटल संख्या अगर हम दोनों को ऐड करें 204 और 206 को, तो वो 204 206 होती नहीं है, 242 ही होती है। तो ये भी एक कंफ्यूजन वाली चीज है। तो वो तो आप जिस प्रकार से आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। अगर वहां पर ऑब्जेक्टिव में 242 भी और 247 भी, तो आपका आंसर 247 रहेगा। पता चला 247 आंसर में नहीं है और 242 है, तो आपका आंसर ये रहेगा। 242 नहीं है, 247 है सिर्फ, तो 247 आपका आंसर सही रहेगा। तो अलग अलग किताबें, फिर पीएससी या आयोग जिसको मान ले या व्यापम जिसको मान ले, और वो तो डाटा देखता है फिर जैसा भी है। सरकारी किताब अगर आपके पास हो कभी, उस किताब में लिखा हुआ आंकड़ा वो सही मानते हैं। तो क्या हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं? ठीक है सर। ओके, हम लोग कल, हो सकता है मेरी क्लास 3-4 दिन के लिए थोड़ी सी गोल रहे, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।